की हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी से पहले हिट लिस्ट में शूटर्स के सलमान खान थे। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शूटर्स ने बड़ा राज खोला है। पहले सलमान को मारने का प्लान था और उसके बाद जीशान जो हैं वो निशाने पर थे शूटर्स के। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सलमान को मारने का प्लान बनाया गया था। बाबा सिद्दीकी से पहले हिट लिस्ट में सलमान खान थे। शूटर्स ने पूछताछ में क्राइम ब्रांच के ये बड़ा खुलासा किया है। कबूलनामे में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले निशाना जो है वो सलमान खान पर था। हालांकि रणनीति नहीं बन पाई, इसी वजह से बाबा सिद्दीकी को उन्होंने सबसे पहले अपनी लिस्ट में रखा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर्स ने बेहद ही यहां पर अपनी बयानों में गंभीर बातें कही हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से इनसे पूछताछ की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। बताया जा रहा है कि जीशान और सलमान खान सबसे पहले हिट लिस्ट में थे। बाबा सिद्दीकी को मारने से पहले इन्होंने रेकी भी की थी सलमान खान के घर के बाहर। हालांकि अपने मंसूबे में शूटर्स कामयाब नहीं हो पाए थे। तो क्राइम ब्रांच की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू जनसंख्या पर एक बड़ा बयान दिया। सोशल मीडिया पर अब यह खूब वायरल वीडियो हो रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शिवपुरी में भागवत कथा कह रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि बच्चों के कम होने से परिवार बिखर रहा है, इसलिए 3-4 बच्चे होना जरूरी है। और अगर बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो, उन्होंने कहा है कि वैसे बच्चों की संख्या जरूरी नहीं, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। एक ही बच्चा हो लेकिन कट्टर हो। तो आपको क्या ना मानना, एक बात हम और बोलना चाहेंगे, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए, कट्टर हिंदू। 14 ना हो, 4 हो, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। ना चाचा का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना मौसी का सुख मिल रहा है, ना ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में ये सुख खत्म हो रहा है। इसलिए 4 बच्चे इसलिए जरूरी है। चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हिंदू। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा की सचिन पायलट ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। सुनिए आप क्या कहा उन्होंने। किसी भी देश में होती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब लोगों को टारगेट करके मारा जाता है या उन पर एक जानबूझकर आक्रमण किया जाता है तो उसको तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और अगर हिंदुओं पर वहाँ पर हमले हो रहे हैं तो भारत सरकार को निश्चित रूप से ये मुद्दा उठाना चाहिए। किसी देश के आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं और ना हम चाहते कोई हमारे मामले हस्तक्षेप करे। लेकिन अगर हमारे निकट बॉर्डर पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुख हम लोगों को होता है, और जो डिप्लोमेटिक तरीके से बात उठाकर सरकार को सचेत करना पड़ेगा कि ऐसे अगर मारामारी होगी तो बड़ा गलत संकेत जाता है। तो मैं तो उसको कंडेम करता हूँ और इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। उधर बांग्लादेश के मामले में देवकीनंदन ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नाम एक पत्र लिखा और कहा कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में विफल है। देवकीनंदन महाराज ने बांग्लादेश के मामले में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की अपील की है। भूलो मत, जिन हिंदुओं की वजह से तुम्हें यह आजादी मिली है, उन्हीं हिंदुओं की वजह से फिर तुम्हें कहीं दूसरे दिन न देखने पड़ जाएं। उससे डरना, उससे डरना।
हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारा बुरा कर दे ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। सियासत की बात करेंगे। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबा देवी मंदिर में दर्शन किए। यहां पूजन अर्चन के बाद उन्होंने भगवान का आशीर्वाद भी लिया। महाराष्ट्र में आज महायुति गठबंधन सरकार का राजनीतिक जो है वो देखने को मिलेगी, तिलक होगा उनका। आज शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। और इसके पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद महायुति के तीनों प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। और आज महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संत समाज, किसान, लाडली बहना योजना की 100 लाभार्थी और शपथ ग्रहण समारोह में इन्हें आमंत्रण भेजा गया है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन फडणवीस के शपथ ग्रहण से पहले उनका महाराष्ट्र विधानसभा में दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ है। दरअसल नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद फडणवीस ने कहा था कि मैं समुंदर हूं, लौट कर आऊंगा। वैसा ही हुआ। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। सुनले हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। भले ही ये बयान साल 2019 का है, लेकिन इस बयान में छिपी है देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक कुशलता, उनकी जिजीविषा, उनकी कर्मठता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता। और आज देवेंद्र फडणवीस का यही रूप उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता का वो किरदार बनाता है जो अपने राजनीतिक दांव पेचों से विद्रोह और विरोधियों के किले को ध्वस्त कर सकता है। अब से कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, तब बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन वक्त और बाजी ऐसी पलटी कि महायुति के नतीजे देखकर सियासी पंडितों की आंखें भी चौंक गई। आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। इन नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय कर दिया था। इन आंकड़ों ने इशारा कर दिया था कि महाराष्ट्र की सत्ता का अगला सिरमौर कौन होने वाला है। इन नतीजों ने जता दिया था कि राजनीतिक बाजी को पलट देने वाले को देवेंद्र फडणवीस कहा जाता है। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली। साल 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले ही देवेंद्र फडणवीस मृदुभाषी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए हमेशा से वो पहली पसंद रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के उन पर विश्वास को ऐसे ही समझा जा सकता है कि भरी सभाओं में मोदी देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते रहे हैं।
मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमित शाह भी देवेंद्र फडणवीस पर अटूट विश्वास करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेता रहे। स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। वो गंगाधर फडणवीस जिन्हें नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। लिहाजा ये समझना मुश्किल नहीं कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कौशल किस सीमा तक है। इन चुनावों में देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि एक तो लोकसभा चुनावों के जख्म भुलाने थे, दूसरा महायुति के भीतर टकराव के हालात को भी नियंत्रित करना था। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने अपने जबरदस्त राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने न सिर्फ पूरे चुनाव अभियान के दौरान अद्भुत धैर्य का परिचय दिया, बल्कि सरकार के गठन की तैयारियों से पहले भी राजनीतिक संयम की मिसाल कायम की। इन सारे समीकरणों का नतीजा ये हुआ कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उस वक्त की जब 1989 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। 27 साल की उम्र में वो सबसे युवा महापौर बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। सबसे बड़ी बात यह कि उनका राजनीतिक करियर भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहा है और अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता में उनका राज तिलक होने जा रहा है। उधर असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। राज्य की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने गौमांस पर बैन लगा दिया। अब असम के होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक जगहों पर गौमांस नहीं परोसा जाएगा। असम में गौमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। असम सरकार का कड़ा फैसला। असम में अब नहीं बिकेगा बीफ। असम में नहीं परोसा जा सकेगा गौमांस। फैसले का एक्सटेंशन, असम में टेंशन। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के इस फैसले ने पूरे राज्य में सियासी हलचल को तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने गौमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब न तो सार्वजनिक जगहों पर गौमांस बिकेगा और न इसके खाने की नौबत आएगी। असम सरकार के इस फैसले के मुताबिक असम के बाजारों, असम के होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह में कहीं भी बीफ बेचने पर पाबंदी लगाई गई है और ये फैसला पूरे असम में लागू कर दिया गया है। असम में गौमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। असम कैबिनेट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया। असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा, कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए।
चूंकि सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट किया गया था, इसलिए पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला और असम के सीएम पर सरकार की नाकामियां छिपाने का आरोप लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 2021 में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम पास किया था। इसके तहत किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस खाना और बेचना प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब इस फैसले का एक्सटेंशन कर दिया गया है, यानी फैसले को विस्तार दे दिया गया है और पूरे असम में गोमांस पर पाबंदी लगाई गई है। यही वजह है कि सियासी बयानबाजी सोशल मीडिया से लेकर प्रत्यक्ष तौर पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला करार दे रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार का तुगलकी फरमान बता रहा है। असम कैबिनेट का जो फैसला है, बीफ को पब्लिक प्लेसेस में बैन करना, मैं समझता हूँ ये बहुत एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एक निर्णय है। मैं इस निर्णय को, इस सिद्धांत को समर्थन करता हूं। बंद नहीं कर सकते। वहां बीजेपी गोवा में बीफ बंद करेंगे तो एक दिन में गिर जाएगी उनकी सरकार। नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में बीजेपी की सरकार है या मिलीजुली उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार है। अरुणाचल बोलिए, मिजोरम बोलिए, नागालैंड बोलिए, मणिपुर है, मेघालय है, हर स्टेट में बीफ वहां के लोग खाते हैं, खिलाते हैं और वहां कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं है, सब बीजेपी की सरकार है, वहां नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, सरकार की जिस पर अनुकंपा दया है, वो स्लॉटर हाउसेस बड़े बड़े जो है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, वो गोवंश का वध भी करते हैं, निर्यात करते हैं। उनसे इस समय की सरकार चुनावी चंदा भी बड़े पैमाने पे लेती है। ये सब पूरे देश को मालूम है। मगर मुख्यमंत्री आसाम के मुस्लिम दुश्मनी पर उतरे हुए हैं और अब जो उनके मंत्री का बयान है कि कांग्रेस स्वागत करे नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, ये सरासर गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। इसका कोई वजूद और कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों का सिर्फ मकसद है फिरका परस्ती को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देना और माहौल को खराब करना। अब ये भी समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया। असल में असम की सामगुरी विधानसभा पर 13 नवंबर को उपचुनाव था। 23 नवंबर को नतीजा आया। कांग्रेस कैंडिडेट तंजील हुसैन चुनाव हार गए। तंजील के पिता और धुबरी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने बीजेपी पर बीफ बांटने का आरोप लगाया। इसके जवाब में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने 30 नवंबर को कहा, मैं राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि कांग्रेस मुझे लिखित में दे। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब दिया जाता, असम सरकार ने गोमांस को पूरे राज्य में बैन कर दिया। यही वजह है कि गोमांस का मुद्दा असम की राजनीति में उबाल मार रहा है। उदयपुर का रुख करेंगे, जहां पर आग का गोला कार बन गई। उदयपुर ऋषभदेव हाईवे पर कार में आग लग गई। चालक ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। काया में जैन मंदिर के पास की एक घटना है। आग से कार के टायर में ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है सीएनजी फिटेड ये कार थी, जिसकी वजह से आग जो है और ज्यादा भड़क गई। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग पूरी तरीके से ने अपने कार को कब्जे में ले लिया और इस आग में कार जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इस मामले का वीडियो बना लिया और जो अब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैन मंदिर के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि ये जो वाहन है ये सीएनजी फिटेड था, जिसकी वजह से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आग ने ज्यादा जोर पकड़ लिया। दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने नेपसराय में हुए ट्रिपल मर्डर केस में मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने माता पिता और बहन के व्यवहार से खफा होकर वारदात को अंजाम दिया और उसने अपमान का बदला लेने के लिए खासतौर पर 4 दिसंबर का दिन चुना, क्योंकि इसी दिन
आरोपी के माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी। बेटे ने पिता की हत्या की। बेटे ने मां की जान ली। भाई ने की बहन की हत्या। राजधानी दिल्ली से आई ये अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये खबर भी एक है और वारदात को अंजाम देने वाला भी एक। ये दिल्ली के नेव सराय के देवली इलाके में हुए हत्याकांड का वो सच है जिसमें रिश्तों का कत्ल हुआ है, भरोसे की हत्या हुई है और संवेदनाओं का भी गला रेत दिया गया। जिस अर्जुन नाम के लड़के ने अपने माँ पिता और बहन की हत्या की सूचना पुलिस और पड़ोसियों को दी थी, वही आखिरकार तीनों लोगों का हत्यारा निकला। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है। देवली इलाके की यह खबर बुधवार की सुबह आई थी। अर्जुन की तरफ से पुलिस और पड़ोसियों को जानकारी दी गई थी कि उसके पिता, मां और बहन की हत्या कर दी गई है। अर्जुन ने बताया था कि यह सब कुछ तब हुआ जब वो मॉर्निंग वॉक पर गया था, लेकिन पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। तो हमें और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे बिल्कुल इरिफ्यूटेबल हमारे पास पीस ऑफ एविडेंसेस है जो प्रूव करता है कि ये हत्या उसके पुत्र अर्जुन ने की है। उसकी अपनी हाथ पर भी डिफेंसिव मार्क्स हैं जो बताता है कि चाकू चलाने के दौरान उसको भी कुछ माइनर इंजरी आई थी। लेकिन आखिर अर्जुन ने क्यों पूरे परिवार को खत्म किया, इसके पीछे की कहानी भी आपको हिला देगी। अर्जुन आर्मी स्कूल में स्पोर्ट्स कोटे से पढ़ाई कर रहा है। बॉक्सिंग का शौकीन अर्जुन पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है, जबकि अर्जुन की बहन पढ़ाई में अच्छी थी। अर्जुन के अपने पिता और परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। अर्जुन के पिता आए दिन उसे डांटा करते थे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7 दिसंबर को BAPS कार्यक्रम स्वर्ण महोत्सव मनाया जाएगा और विश्व के 30 देशों से बताया जा रहा है 1 लाख से ज्यादा BAPS संस्था के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे इसमें। इस कार्यक्रम में BAPS के आध्यात्मिक प्रमुख और गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति के साथ गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। 1972 में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण से कार्यकरों के लिए एक संगठित ढांचा तैयार किया था, जिसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ वक्त एक